देखिए आज का टॉपिक है अपना मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न। इसको तीन नामों से जाना जाता है। मोल प्रभाज बोल दो या मोल अंश बोल दीजिए या मोल भिन्न बोल दीजिएगा। तो इसको हम कैसे कहेंगे, इसका क्या डेफिनेशन है देखते हैं। किसी विलयन के अवयव के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या के, इधर लिख दिया है, के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब कोई भी अपना विलयन है उसमें उपस्थित मोलों की संख्या है और फिर कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात हमारा निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज, या क्या बोल सकते हैं, मोल अंश भी बोल सकते हैं, मोल भिन्न भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से इसका सूत्र बनता है मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या बट्टे में विलयन के मोलों की संख्या। आपको पता है विलयन दो भागों से बना होता है, विलय और विलायक से। तो इसका नेक्स्ट सूत्र ये भी हो सकता है मोल प्रभाज के लिए कि विलयन के मोलों की संख्या बट्टे में विलय के मोलों की संख्या प्लस के विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, यदि हम यहीं पर जो विलय के मोलों की संख्या उसको हम n1 मानेंगे और विलायक के मोलों की संख्या उसको n2 मानेंगे। ठीक है, कोई कोई व्यक्ति na मान लेता है या b मान लेता है, वो सब की वो है। ठीक है, इसी प्रकार से मोलों की संख्या को हम क्या मानेंगे, n1 और विलायक के मोलों की संख्या मानेंगे n2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मूल प्रभाज को प्रदर्शित करते हैं हम x से। तो यहाँ मूल प्रभाज बराबर n1 बट्टे में n1 प्लस के n2। विलय के मूलों की संख्या n1 है, विलय के मूलों की संख्या n1 है, विलायक के मूलों की संख्या यहाँ पर n2 है। यदि यहाँ पर ये दो चीज़ों के लिए है, यदि यहीं पर तीन कोई पदार्थ मिले हों एक साथ, तो इसके लिए क्या सूत्र होगा ज़्यादा देखते हैं। तीन पदार्थों के लिए तो n1 मूलों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा, n1 और बट्टे में 3 है तो n1 प्लस n2 प्लस के n3। n2 ये क्या निकालने के लिए, ओनली ए, मतलब एक कोई पदार्थ निकालने के लिए मूल प्रभाज के लिए सूत्र है। दूसरे पदार्थ के लिए क्या है, n2, क्या होगा n2 बट्टे में n1 प्लस n2 प्लस के n3। ठीक है, इसी प्रकार से अपना n3 का मूल प्रभाज निकालेंगे तो n3 बट्टे में n1 प्लस के n2 प्लस के n3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, मूल प्रभाज का योगफल सदैव कितना आता है, 1 आता है। चाहे हम कितने मूलों की संख्या निकाल लें, यदि बाद में हम टोटल करेंगे तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है। कैसे जरा देखते हैं। एक ये 3 मूल थे अपने n1 n2 और n3, तीनों को इसको जोड़ेंगे तो हमारे क्या है, एलसीएम बिल्कुल सेम है। तो n1 प्लस n2 प्लस n3, यहाँ पर n1 प्लस यहाँ पर n2, यहाँ पर प्लस के n3, तीनों एक साथ कट जाएंगे तो इनका मान कितना हो जाएगा, 1। अब मूल प्रभाव से एक सवाल को देखते हैं। जैसे हमारे एक क्वेश्चन है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 180 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त जो विलयन प्राप्त होता है तो उसको एथिल अल्कोहल तथा जल का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज करना है और जल का भी, मतलब ये आपको एथिल अल्कोहल भी दिया है और जल भी, तो दोनों का हमें क्या निकालना है, मूल प्रभाज। C बराबर कितना है, 12, H बराबर है 1 है, O बराबर है 16। तो इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH का अणु भार निकालेंगे, क्योंकि मूलों की संख्या निकालने के लिए भार बट्टे में अणु भार सूत्र होता है इस प्रकार से। तो C के लिए 12, O है वो 2 है, C तो 2 प्लस के हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, यहाँ 5 है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 5 है, और यहाँ ऑक्सीजन 16 और प्लस के कितना है, 1। तो टोटल 24, यहाँ 5, यहाँ 16 और 1 17, टोटल करेंगे 46। तो यहाँ पर इसी प्रकार से C2H5OH के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो इसको हम क्या मान लें, n1, क्योंकि दो पदार्थ है, एक को n1 मान लो दूसरे को n2 मान लो। तो यहाँ पर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे में अणु भार या भार बट्टे में अणु भार लिख सकते हैं। तो इसका भार कितना दे रखा था, यहाँ पर 92 दे रखा था, तो ये 92 लिख दिया। इसका अणु भार कितना है, 46। इसका भाग यदि हम दे देंगे तो कितनी बार आएगा अपना, 2 बार। ऐसे जल के लिए निकाल लेते हैं, H2O2 का अणु भार, तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है गुणा 2, ऑक्सीजन के लिए 16, तो मतलब यहाँ पर 2 प्लस के 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा अपना, 18। तो ऐसे H2O2 के लिए मूलों की संख्या, मतलब इसको n2 मान लिया है। तो यहाँ पर देखें द्रव्यमान बट्टे में अणु भार, ठीक है, तो इसका कितना किलोग्राम था,
ये कितने ग्राम का था, 108 ग्राम था, और इसका अणु भार कितना है, 18। 18 के भाग देंगे तो N2 यहाँ पर कितना निकल आएगा अपना, 6। तो हम पहले तो किसके C2H5OH का मोल प्रभावी निकालते हैं। तो इसको क्या माना था हमने, N1 माना था, तो N1 बट्टे में N1 प्लस के N2 वाला सूत्र हो जाएगा। तो इसके मूलों की संख्या कितनी थी, 2। तो यहाँ पे भी N1 के लिए 2 और N1 के लिए 2। N2 भी कितना निकाला है, 6। ठीक है, तो 2 और बट्टे में 2 ये कितने हो जाएंगे, 8। 2 से ये कट जाएंगे तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 4। ये हम इसका भाग दे देंगे तो 0.25 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, जल के मोल प्रभावी निकालेंगे। इसको क्या माना, N2 माना, तो N2 बट्टे में N1 प्लस के N2। इसका कितना है मोल, वो कहते हैं मोलों की संख्या थी यहाँ पर कितनी, 6। तो 6, यहाँ N1 की कितनी है, 2, और यहाँ पर N2 कितनी है, 6। तो यहाँ 6 और इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6/8। यहाँ से काट देंगे तो 3/4। इसका भाग दे देंगे तो 0.75। तो ये दोनों के मूलों की संख्या निकल आए। यदि हम इसके मूलों की संख्या ये वाली और यहाँ पर इस वाली संख्या को दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का मान कितना निकल के आएगा, 1। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल कैसा रहेगा, सही। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 3 पदार्थ जिसमें घुलते हैं, जैसे कि 342 ग्राम चीनी, 117 ग्राम नमक तथा 360 ग्राम जल में 1 विलयन प्राप्त, मतलब मिश्रण होकर के 1 विलयन प्राप्त होता है। तो चीनी, नमक और जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। C बराबर 12, H बराबर 1, O बराबर 16, Na बराबर 23 और Cl बराबर उतना है 35.5। तो सबसे पहले क्या है अपने पास, चीनी। तो चीनी का अणु भार निकालेंगे। तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। तो यहाँ पर C के लिए 12 और यहाँ पे ये 12 है ही है, तो 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए कितना, 1 है, तो 1 लिख दिया। 22 हाइड्रोजन है तो 22 हाइड्रोजन प्लस यहाँ पर कितना ऑक्सीजन 16 है और ये 11 है। इसका गुणा करेंगे 144, इसका 22, 176। तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा अपना, 342। इसके मूलों की संख्या निकालेंगे। चीनी के मूलों की संख्या द्रव्यमान बट्टे में अणु भार, तो 342 बट्टे में 342, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो भी कितना दे रखा है, 342। इसका भाग दे देंगे कितने आएगा, 1। इसी प्रकार से दूसरी चीज अपने पास क्या थी, चीनी के बाद में अपना था नमक। नमक के लिए देख लेते हैं, नमक का अणु भार निकालते हैं यहाँ पर। तो NaCl है, तो इसका अणु भार कितना है, Na के लिए 23 और Cl का कितना होता है 35.5। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 58.5। अब यहाँ पर NaCl के मूलों की संख्या, तो द्रव्यमान बट्टे में अणु भार कितना है, 117 ग्राम था यहाँ पर, और ये कितना है, अणु भार कितना है 58.5। तो इसको इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा अपना, 2 बार। अब जल है, तीसरा पदार्थ अपना कौन सा है, जल है। तो H2O का अणु भार तो यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 16, दोनों को टोटल जोड़ेंगे तो 18। तो यहाँ पर जो जल के मूलों की संख्या है, द्रव्यमान बट्टे अणु भार कितना है अपना, 360 ग्राम था जल, और अणु भार कितना निकला है, 18। तो इसका भाग दे देंगे, कितने आ जाएंगे, 20। तो हमने चीनी को N1, ठीक है, नमक को N2 और जल को N3 माना है। तो तीनों के हमें मूलों की संख्या वो मोल प्रभावी निकालने हैं। तो सबसे पहले चीनी का मोल प्रभावी निकालेंगे, इसको N1 प्लस के N2 प्लस के N3 तीनों के। इसके मूलों की संख्या 1, N1 फिर 1, N2 2 आया था, इसका कितना मान आया, 3। तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/23। इसका भाग दे देंगे 0.043 आ जाएगा समथिंग, ठीक है। ऐसे ही NaCl के मूलों की प्रभाव, इसको N2 माना था तो N2, और यहाँ पर क्या होगा N1, N2, N3। तो यहाँ N2 का कितना है मूलों की संख्या 2, यहाँ N1 1, यहाँ 2, यहाँ 20, 2/23 समथिंग इतना आ जाएगा भाग देने पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमने क्या है, जल के मूलों की संख्या है, तो N3, N1, N2, N3, तो 20 और बट्टे में 1 + 2 + 20, तो कितना हो जाएगा 20/23। तो दोनों को इनको जोड़ देंगे तो 0.86 समथिंग आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो सबको इस प्रकार ये तीनों के मान यहाँ पर मूलों की संख्या निकल आई। देखिए इसमें एक टॉपिक आपका नया है, वर्कले हार्ले विधि। तो इसको हम समझते हैं क्या है अपना, विलयन के पराशर दाब कॉमा विलयन पर लगाए गए वाहिद दाब के बराबर होता है। मतलब जो हम विलयन पर वाहिद दाब लगाते हैं जैसे पराशर दाब होता है, उसी प्रकार से जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलयन व विलायक के मध्य पराशर की क्रिया को रोकता है। किसके बीच के मध्य की क्रिया को रोकता है, विलयन व विलायक के मध्य पराशर की क्रिया को रोकता है। देखिए किस प्रकार से इस चित्र के अनुसार समझाते हैं।
ये क्या है अपने अर्धपारगम झिल्ली के ये वाले, ठीक है। इसमें कोई क्या बड़ा हुआ है विलायक, ऊपर से क्या है ये विलयन, और यहाँ पे होता है अपना दाब मापी। ये ऊपर पिस्टन से इसको दबाते हैं तो यहाँ का स्तर जो बढ़ता है ये वाला, तो ये संकेत बताता है कि भाई ये कितना आगे है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम किसी चीज़ को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा निकालते हैं तो प्रेशर कभी कभार इतना हो जाता है कि ये अर्धपारगम झिल्ली टूट जाती है, पर इस विधि द्वारा इसका कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये संकेत इसको बता देता है। ये ज़्यादा ऊपर उठता है तो ये बता देता है कि इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो ये टूटने का डर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये आसानी से पृथक हो जाती हैं इस चित्र के अनुसार। इसकी देखिए क्रियाविधि क्या है, देखते हैं। इस विधि में दो अर्धपारगम झिल्ली लेते हैं, कौन सी वाली, ये और ये वाली, तथा की फनल द्वारा विलायक भरते हैं तथा विलायक के दोनों ओर विलयन को भरा जाता है। जब विलायक विलयन की ओर प्रभावित होता है तो उसकी कमी का पता संकेत द्वारा लगाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा लगाते हैं, उसके संकेत द्वारा। जब पिस्टन द्वारा दाब लगाया जाता है तो विलयन तथा विलायक दोनों के बीच में ठीक है, बीच में शाम स्थिरांक स्थापित हो जाता है तथा पराशर दाब का मापन हो जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला है, इसके की पराशर द्वारा यहाँ से कोई विलायक भरा जाएगा, ये पिस्टन द्वारा दबाया जाता है, और ये अधिक के लिए ये संकेत इसको क्या कर देता है, बता देता है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। अब इस बर्कले हार्डले विधि के लाभ क्या है। इस विधि से दाब सीधा अर्धपारगम झिल्ली पर नहीं पड़ता है, पहली बार तो यही लाभ हो गया। इससे अर्धपारगम झिल्ली के टूटने की संभावना कैसी हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। दूसरा है, इसमें साम्य स्थिति में समय नहीं लगता है, जो साम्य स्थिति होती है उसमें समय नहीं लगता, इसकी सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, ठीक। किसी भी विलयन का पराशर दाब ज्ञात किया जा सकता है। ये किस विधि के द्वारा है, सारी चीजें बर्कले हार्डले विधि द्वारा।